नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास बुक रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की, और इसके अंतर्गत हमारा टॉपिक रहेगा आज का उपन्यास और सामाजिक यथार्थ, जिसके अंतर्गत हम प्रेमचंद के उपन्यासों को देखेंगे। प्रेमचंद हिंदी उपन्यास की वयस्कता की प्रभावशाली उद्घोषणा है। पूर्व की कक्षाओं में हमने देखा कि हमारे उपन्यासों का प्रारंभिक स्वरूप कैसे था, किस प्रकार उनके विरोध हुए और उनकी विषय सामग्री क्या थी, उनकी विषय वस्तु क्या थी। इस सब को पूर्व की कक्षाओं में, 2 कक्षाओं में हमने देखा। जो परीक्षार्थी नए हैं, चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, कृपया करके प्लेलिस्ट चेक करिएगा। प्लेलिस्ट में आपको रामचंद्र शुक्ल की इतिहास बुक हो या रामस्वरूप चतुर्वेदी जी वाली हो, अन्य महत्वपूर्ण आपकी सरस्वती पांडे है, यूथ कंपटीशन है, सब कुछ प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। कृपया करके प्लेलिस्ट चेक करें। तो इसमें अब धीरे धीरे कुछ वाद विवाद के बाद उपन्यास आगे बढ़ने लगा, और जैसे हम वयस्क होते हैं वैसे ही हिंदी साहित्य के अंतर्गत प्रेमचंद जब आए, तब से हम ये मान सकते हैं कि उपन्यासों की वयस्कता का युग प्रारंभ हुआ। आगे रामस्वरूप चतुर्वेदी जी लिखते हैं कि सामाजिक यथार्थ की जिस समस्या को उनके पूर्ववर्ती उपन्यासकारों ने आदर्श और यथार्थ के खानों में बांटकर देखा, उसे प्रेमचंद एक संपृक्त और संश्लिष्ट रूप में समझते हैं। कहानी कला का दूसरा विवेचन करते समय उनका पर्यवेक्षण है कि बुरा आदमी भी बिल्कुल बुरा नहीं होता, उसमें कहीं देवता अवश्य छिपा होता है। यह मनोवैज्ञानिक सत्य है। इन मौलिक मनोवृत्तियों की समझ में से वे जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण विकसित करते हैं। समझने के लिए कि बुरा आदमी बिल्कुल बुरा, आप जब फिल्में देखते हैं या वेब सीरीज देखते हैं, तो एक तो होता है गुंडे का वो पक्ष जिसमें वो लोगों को मार काट करता है। अभी वर्तमान में जो फिल्में आ रही हैं उनमें तो आप पता ही नहीं लगा सकते कि कौन बुरा है कौन अच्छा है ना। जो गलत लोग हैं उनको भी हीरो के रूप में वर्तमान में चित्रित किया जा रहा है, यानी उनके जीवन के दोनों पक्ष, जब फैमिली के लिए तो वो हीरो हैं, लेकिन समाज के लिए या कहीं ना कहीं बुरे लोगों के लिए वो गुंडे हैं। अब जब 2 लोगों में लड़ाई होती है, जब गुंडों में लड़ाई हो रही है, तो उसमें समाज का भी काफ़ी अहित होता है। तो ये बात प्रेमचंद बहुत पहले समझ गए थे कि एक ही व्यक्ति के अंतर्गत अच्छाई और बुराई विद्यमान रहती है। तो यही करते हुए इन्होंने नया दृष्टिकोण विकसित किया है ना, या आप ये कह सकते हैं सरल भाषा में कि मनोवैज्ञानिक आधार पर इन्होंने लिखे, मन के भावों को समझते हुए लिखा। वैसे ये मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं, यथार्थवादी है ना। अब इन्होंने क्या इनके उपन्यासों की विशेषता, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। नेट परीक्षा में, पीजीटी परीक्षा में बारंबार पूछे जाने वाला प्रश्न है कि प्रेमचंद के उपन्यासों में क्या है, यथार्थवादी आदर्श, यथार्थोन्मुख आदर्शवाद नहीं, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। ध्यान दे लीजिएगा, इस वर्ड को 2-3 तरीके से घुमा के पूछा जाता है। पहले आदर्श आएगा और फिर यथार्थ। गोदान इसका अच्छा उदाहरण है, ठीक है। यद्यपि अपने परवर्ती रचनाओं में वे धीरे धीरे चुपचाप यथार्थ की ओर झुकते जाते हैं। यहाँ स्मरणीय है कि यथार्थ को वे घटना के स्तर पर उतना चित्रित नहीं करते जितना अनुभूति के स्तर पर। अनुभूति मतलब मन का विज्ञान। अपने उपयुक्त निबंध का समापन करते हुए भी वे लिखते हैं, खुलासा यह है कि कहानी का आधार अब घटना नहीं अनुभूति है। आदर्श और यथार्थ, घटना और अनुभूति का क्रमशः संतुलन प्रेमचंद अपनी अंतिम रचनाओं में पाते हैं, जिससे उनकी पिछली कथाकृतियों पूर्व प्रभावी ढंग से आलोकित हो उठती हैं। गोदान उपन्यास का अंधेरा सेवा सदन को प्रकाशित करता है। कफन कहानी का पंच परमेश्वर तक, परिवार की जिस इकाई को तुलसीदास ने विविध पक्षों में अंकित किया, उसी की अनेक तरह की स्थितियां और परिणतियां द्विवेदी युग के 2 लेखकों ने चित्रित की। काव्य के रूप में मैथिली शरण गुप्त ने और कथाकृतियों में प्रेमचंद ने। तो द्विवेदी युग के हैं। देखिए प्रेमचंद युग जो नाम आपको हमेशा, प्रेमचंद युग कौन सा है, हम तो भारतेंदु युग पढ़ते हैं, द्विवेदी पढ़ते हैं, छायावाद पढ़ते हैं, प्रगति प्रयोग पढ़ते हैं। प्रेमचंद युग कहाँ से बीच में आ गया? तो द्विवेदी युग का जो समय सीमा है ना, 1920 वाला, 1920 से आगे तक का, तो वहीं पर प्रेमचंद भी उपस्थित हैं, ठीक है।
मैथिली शरण गुप्त यदि मर्यादावादी कवि हैं, उनके राम साकेत के 8वें सर्ग में घोषित करते हैं, मैं आया जिसमें बनी रहे मर्यादा। तो प्रेमचंद अपने मुख्य चरित्र होरी के माध्यम से मर्याद वाले कथाकार हैं। क्योंकि आपने गोदान तो पढ़ा है, नहीं पढ़ा सुना है, तो उसको बैठ के पढ़ने का टाइम तो अभी परीक्षा का समय है नहीं है, चलते फिरते उसको सुनिए, यानी चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट ऑन करिए, काम करते करते हुए आप उसे अच्छे से सुन लीजिए। बार बार वहाँ पर होरी का और धनिया का कथन आता है, मर्याद तो निभानी पड़ती है, मर्यादा का अपभ्रंश रूप है मर्याद, मर्याद तो अपनी बनाए रखनी पड़ती है। ठीक है। गोदान में होरी अपने विद्रोही होते पुत्र को समझाता है कि फिर अच्छा हाँ ठीक है, यहाँ लाइन ही आ गई, फिर भी मर्याद भी तो पालना ही पड़ता है। खेती में जो मर्याद है वह नौकरी में तो नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम और मर्याद के लिए अपने को होम देने वाला होरी इसी एक बिंदु पर संवेदनात्मक रूप में एक दूसरे के निकट आते हैं। सोचिए कितना गहन इनका अध्ययन है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का, कि राम को और होरी को एक कर दिया। कहाँ? मर्यादा के स्तर पर, संवेदना के स्तर पर, जैसा कि बुक का नाम ही है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। अन्यथा दो ध्रुवों पर स्थित इन भारतीय चरित्रों के बीच क्या तुलना हो सकती है? मर्यादा और मर्याद में जो तत्सम तद्भव का अंतर है, कुछ वैसा ही अंतर राम और होरी की चारित्रिक परिकल्पना तथा मैथिली शरण गुप्त के और प्रेमचंद्र के दृष्टिकोण में भी है। प्रेमचंद का रचनात्मक मूल्यांकन कई कारणों से समस्या उत्पन्न करता है। वे पाठक को जितना सहज हैं, आलोचक के लिए उतने ही मुश्किल। उनकी कथाकृतियां घटना और अनुभव बहुल दोनों हैं। यही प्रेमचंद आलोचक के लिए मुश्किल बनते हैं। एक सेकंड रुकिएगा। यह आलोचक के लिए क्या है? मुश्किल है इनका आकलन करना, क्योंकि उनकी कथाकृतियां घटना और अनुभव बहुल दोनों हैं। यही प्रेमचंद आलोचक के लिए मुश्किल बनते हैं। यह स्थिति अपने में विडंबनापूर्ण है कि अनुभव बहुलता के जिस विशिष्ट गुण के लिए पाठक के रूप में वह आभारी था, वही अनुभव बहुलता आलोचक के रूप में उसके सामने एक सीमा बनाती है। प्रेमचंद अपनी रचना प्रक्रिया में भाषा का संपूर्णतः दोहन कर लेते हैं। फलतः आलोचक के लिए ऐसी भाषा छवियां संकेत शेष नहीं बचते जिनके सहारे वह उस रचना के अर्थ का आगे संवर्धन कर सकें। और यहाँ प्रेमचंद गांधी के सबसे निकट आते हैं। विचारधारा के स्तर पर वे गांधी से प्रभावित रहे या फिर उनसे आगे उपराम होते गए, यह एक स्थूल जानकारी की बात है। रचना के क्षण में वे गांधी के सबसे नजदीक होते हैं। गांधी के विचार दर्शन और व्यवहारिक जीवन और हमारे समकालीनों में शायद वे अकेले ऐसे थे जिनके यहाँ दोनों एक हो गए। सबसे बड़ी विशेषता उनकी किफ़ायत सारी है, जो उनकी तितिक्षा और कड़ाई के आदर्शों से जुड़ी रही है। गांधी के जीवन के प्रेरक प्रसंगों में एक वह माना जाता है जहां जहाज पर एक अंग्रेज सहयात्री के गालियों भरे लंबे लेख में से उन्होंने आलपिन निकालकर अपनी डिब्बी में रख ली थी, और अंग्रेज के यह पूछने पर कि उस लेख में उन्हें क्या सार मिला, गांधी ने डिब्बी खोलकर वही आलपिन बड़ी निष्ठा के साथ उसे दिखा दी थी। यहाँ गांधी का विनोदी रूप देखा जा सकता है, पर वह अलग बात है। मूल बात उनकी किफ़ायत सारी की है। कुछ भी अनावश्यक रूप में व्यय नहीं होना है और छोटे से छोटे उपकरण का भी प्रयोग कर लिया जाना है। यह उनका मूल मंत्र था, अपने समय के लिए, देश की अर्थनीति के लिए और राजनीतिक शक्ति के लिए भी। और इसका अब आजकल के बच्चों के पास तो बहुत सारा सामान है, नहीं तो हम लोगों की मम्मियाँ और हम लोग भी अपनी छोटी छोटी चीज़ों को ऐसे किफ़ायत से रखते थे ना। तो आजकल तो इतना सब कुछ उपलब्ध है कि कुछ भी संभव है। लेकिन हाँ, हमारी मम्मियों से हमें सीखना चाहिए, न केवल प्रेमचंद और गांधी जी, बल्कि हमारी मम्मियाँ भी ऐसे ही रख लेती हैं। और मम्मियों की बात छोड़िए, हम लोग भी रखते हैं ना। कोई अच्छा सा डिब्बा आए और वो चीज़ ख़त्म हो जाए, वो चीज़ बाद में ख़त्म होती, पहले उसको धो के उसमें क्या भरना है, इसका विचार हर गृहिणी के मन में आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। मुंशी प्रेमचंद अपने ढंग से, जैसे कि मैथिली शरण गुप्त अपने ढंग से, किफ़ायत सारी का यह आदर्श अपनी रचना प्रक्रिया में रखकर चलते हैं। प्रेमचंद के यहाँ सामाजिक यथार्थ का चित्रण भी इसलिए फैल नहीं पाता, बर्बाद नहीं जाता। उनका रचना आदर्श आप उनके यथार्थ चित्रण
पर नियंत्रण रखता है, फलतः वो मजा लेकर यथार्थ का चित्रण नहीं करते, समूचे रचना विधान में उसका उपयोग करते हैं। यहीं अपने पूर्ववर्तियों से उनमें गुणात्मक अंतर आ जाता है। कुछ आलोचकों की राय में प्रेमचंद की कहानी कफन में यथार्थ का अतिरंजित रूप है, पर इस प्रसिद्ध रचना का विधान इतना संतुलित है कि यथार्थ के व्यवहारों पर उतना ध्यान नहीं जाता जितना उनसे प्रकाशित होने वाले इस कटु सत्य पर कि गरीबी मनुष्य को कितना अमानवीय बना देती है। घटना से अनुभूति में होने वाला रूपांतरण जिसका उल्लेख पहले हुआ है यहाँ पूरा हो जाता है। कफन आप सबने पढ़ी होगी, सबको याद होगी। वैसे कुछ कहानियाँ, ये कफन है, इनकी अन्य फेमस कहानियाँ हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, कहानी वाली प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। किफायत सारी का आदर्श जैसा प्रेमचंद्र के यथार्थ चित्रण में है, उससे और गहरे धरातल पर उनके भाषिक विधान में है। भाषा का सत अपनी रचनाओं में वे पूरी तरह से निचोड़ लेते हैं। तो अब ये भाषा के स्तर पर अगर कोई लाइन पूछी जाए तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने इस पर खूब अच्छे से आप शोध अपना किया है। यथार्थ के नियमन की तरह उनका यह गुण भी पाठक के लिए अत्यंत तोषप्रद है, पर यहाँ विधान के स्तर पर जैसा संकेत किया गया वे आलोचक के लिए कठिनाई उत्पन्न करते हैं। यह स्पष्ट है कि कोई भी रचनाकार आलोचक के लिए नहीं लिखता, पाठक के लिए लिखता है, और उसके रचना कर्म में यहाँ यदि कुछ विडंबना उत्पन्न होती है तो उनके लिए वह जिम्मेदार नहीं है। महात्मा गांधी बहुत बड़े हैं, मनीषी हैं, पर रचनाकार का उनसे विशेष प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। प्रेमचंद बहुत बड़े रचनाकार हैं, पर आलोचक का उनसे प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। यद्यपि कि रचनाकार का पहला दायित्व तो पाठक के प्रति है और वहां वे महान है, आलोचक अपनी चिंता स्वयं करेगा। मतलब प्रेमचंद ने इतना बेहतरीन लिखा है कि आलोचना करने जैसा विशेष कुछ है नहीं। अब यूँ आप बाल की खाल निकालने के लिए उनकी रचनाओं पर लिखते रहें तो लिखते रहें, न प्रेमचंद में कहीं भी अश्लीलता है ना। सबसे बड़ी बात कि जहाँ घटनाएं लिखी जा रही थी वहाँ अनुभूतियों को लिखा। होरी को जब आप पढ़ते हैं और अंत में वैसे गोदान अगर आप एक दो बार पढ़ते हैं सामान्य कृति है, जब गोदान को आप एक उम्र विशेष पे पढ़ते हैं ना, तब आपको लगता है कि गोदान में यार जो लिख दिया है ना वो दूसरा कोई लेखक नहीं लिख सकता। अंत में जब वो एक दृश्य है गोदान के बिल्कुल अंत में, जिसके प्रारंभ कैसे होता है, होरी और धनिया की, आज का टॉपिक ही है गोदान, तो होरी और धनिया की प्रेमपूर्ण वार्तालाप से होता है कि वहाँ कोई साले सरहजें थोड़ी ना बैठी हैं जिसके लिए सर्च के जाएंगे। तो वहाँ से, और जब वो होरी का अंत होता है, गोदान का भी अंत होता है, वहाँ पर जब धनिया कुछ पैसे जो उसने सूतली काट कर अपने नाती पोता जो भी है उसके मंगल के दूध के लिए वो बचा रहे हैं, दोनों जने दूध की व्यवस्था करने के लिए, और उससे कहा जाता है क्या कि गौदान कर दो। अरे जिसके जिंदगी भर गौ नहीं देखी वो क्या गौदान कर देगा। और जब वो चंद पैसे और ब्राह्मण के हाथ पे रखती है, वो दृश्य इतना, मतलब इतना गंभीर दृश्य है कि आंखों में स्वतः आंसू आ जाते हैं अगर आप उसको बहुत अच्छे उससे पढ़ रहे हैं, यानी ध्यानपूर्वक पढ़ रहे हैं। कई प्रसंग ऐसे आएंगे जब आपकी आंखें डबडबा जाएंगी। तो ये एक लेखक की महानता है। आलोचक के लिए कुछ है कि नहीं है, उस पर पीएचडी कर पाएगा नहीं कोई शोधकर्ता, ये बाद की बात है। तो प्रेमचंद से बेहतरीन साहित्य के स्तर पर दूसरा साहित्य मिलना मुश्किल है। अगर आप उनकी रचनाओं की विविधता को देखते हुए पढ़ें, उनकी कहानियाँ पढ़िए, तो आप द्रवित हो जाते हैं ना, तो आपके रस आता है आपको। आप द्रवित इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपके हृदय में कुछ हो रहा है। तो जब आपका रचना पढ़ के हृदय में कुछ होने लग जाए ना, तो बस समझ लीजिए कि वो रचनाकार सफल है। गोदान में होरी की महानता, और यहाँ महानता का प्रयोग कैसा अटपटा लगता है, बहुत कुछ इसलिए कि अपने जीवन क्रम में वह व्यक्ति परिवार, समाज और राष्ट्र के बीच कोई अंतर विरोध नहीं उपजने देता। इस लंबे प्रयत्न में वह धीरे धीरे अपनी ट्रेजिक नियति को प्राप्त होता है। मैथिली शरण गुप्त पौराणिक इतिवृत्त के कवि हैं, इसलिए उनके यहाँ व्यक्ति, परिवार और समाज तक के आयाम हैं। राष्ट्र का अधिक व्यापक आधुनिक चौथा आयाम प्रेमचंद की कथा कृतियों में उभरता है, जिससे चरित्र का प्रयत्न और सघन तथा कठिन होता है। होरी एक सामान्य धर्म भीरू पर व्यवहार विधि से युक्त व्यक्ति है, जो जीवन भर परिवार और समाज से तालमेल रखने की कोशिश में रहता है और राष्ट्रीय जीवन की बड़ी समस्याओं के प्रति भी जागरूक है। क्या कहता है होरी कि इस जमाने में मोटा होना बेहयाई है,
100 को दुबला करके तब एक मोटा होता है। ऐसे मोटेपन में क्या सुख है? सुख तो जब है कि सभी मोटे हों। इस तालमेल की कोशिश में वह अपनी मर्यादा का ध्यान बराबर रखता है। मर्यादा अर्थात मर्यादा, जिस वजह से तालमेल बहुत बार टकराहट में बदल जाती है। अपने लिए वह कहता है कि इस जन्म में तो कोई आशा नहीं है भाई, हम राज नहीं चाहते, भोग विलास नहीं चाहते, खाली मोटा झोटा पहनना और मोटा झोटा खाना और मर्यादा के साथ रहना चाहते हैं, वह भी नहीं सदता। यही संक्षेप में होरी की जीवन गाथा है, जहां भारतीय किसान का गाय के प्रति दुर्निवार आकर्षण आरंभ से अंत तक चलता है। गोदान की रचना संतुलित ऐसा गोदान का रचना संतुलन ऐसा बेजोड़ है कि उसमें अनवरत संघर्ष, करुणा, सहानुभूति और ट्रेजिक अंत के बावजूद कहीं भी एक के प्रति कड़वाहट नहीं आती। गहरा असंतोष उमड़ता घुमड़ता है तंत्र के प्रति। ठीक है ना, तंत्र के प्रति असंतोष होगा, आप किसी भी व्यक्ति से नाराज नहीं होंगे। मालती जो शुरू में आपको लग सकती है कि यार कैसी लड़की है, अंत में जब आप मालती को देखते हैं ना, समय के साथ परिवर्तित, क्योंकि हर व्यक्ति में उम्र के साथ परिवर्तन होता है। जैसे कि आप सब लोग भी 16-17 वर्ष की आयु में जैसा सोचते होंगे आज वे नहीं सोचते, और जब पिता भाई की भूमिका निभाते हुए उन जिम्मेदारियों से हम गुजरते हैं, माँ की भूमिका निभाते हुए, तो सोच परिवर्तित होती है। ठीक है, जो हम अपने उम्र पे चाहते हैं वो हम अपने बच्चों के लिए नहीं चाहते, हम अपने बच्चों को समझा के रखना चाहते हैं। तो वैसे ही परिवर्तन गोदान के चरित्रों में होता है ना। आप मालती का चरित्र देखिए, फिर आप गोवर का चरित्र देखिए, किस तरीके से फिर वो अपनी जिम्मेदारियों को लास्ट में समझता है। तो जो असहजता है वो तंत्र के प्रति कि ये लोग गरीब क्यों हैं, इसमें तंत्र की भी कमी है, तो उसके प्रति आप में असंतोष उपजेगा, पात्रों के प्रति नहीं। गांधी और मार्क्स को जैसे प्रेमचंद ने फेंट कर मिलाया हो। इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, नहीं पूछी गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं पूछी जा सकती। ऐसा विधान लेखक के गहरे रचनात्मक आत्मविश्वास का प्रबल साक्ष्य है। इस युग के अन्य बड़े लेखकों में प्रसाद, निराला और रामचंद्र शुक्ल ने भी अपने अपने ढंग से भारतीय और पाश्चात्य विचार सारणियों को इसी स्तर पर मिलाया है। पुनर्जागरण से आरंभ हुई सांस्कृतिक टकराहट की यह श्रेष्ठतम उपलब्धि और निष्पत्ति है। उपन्यास के रूप में प्रेमचंद की बड़ी सफलता इस बात में है कि उन्होंने अच्छी किस्सा गोई को व्यापक रचना दृष्टि के साथ जोड़ा है। उनके पहले ये दोनों तत्व अधिकतर अलग अलग थे। स्वयं प्रेमचंद्र इस जोड़ को लंबे प्रयत्न के बाद ढाल सके। सेवा सदन से लेकर कर्म भूमि तक किस्सा और दृष्टि में से एक या कभी कभी दोनों मुखर हैं। गोदान में पहुंचकर संतुलन पूरा हो जाता है और इसके साथ प्रेमचंद का जीवन भी। कामायनी के साथ ऐसे ही प्रसाद का और हिंदी साहित्य के इतिहास के संवर्धित संशोधित संस्करण के प्रकाशन के साथ रामचंद्र शुक्ल का चरमोत्कर्ष पहुंचता है और जीवन का अवसान काल भी। पूरे जीवन इन्होंने जो पाया, जो अनुभव से सीखा, जो महसूस किया, वो इनकी अंतिम कृतियों में परिलक्षित हुआ और वो इनकी अंतिम और सर्वोत्कृष्ट कृतियां बन गई। जब भी प्रसाद को याद करेंगे कामायनी याद आएगी, प्रेमचंद को याद करेंगे गोदान याद आएगा, शुक्ल को याद करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास याद आएगा। तो इसी के साथ आज की इस कक्षा को समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे अन्य उपन्यासकार, यानी कि आज की कक्षा पूरी तरह से हमने प्रेमचंद जी को समर्पित की है और की भी जानी चाहिए। जिस तरीके का उन्होंने लिखा है उसके बाद तो पूरा युग उनके लिए समर्पित है, हमारी छोटी सी कक्षा ही क्या। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग चैनल की प्लेलिस्ट से लाभ उठा रहे होंगे। चैनल की प्लेलिस्ट है, वर्षों पहले बनी हुई है, तो कृपया करके आप उनको लाइक ज़रूर करें ताकि वो भी सर्च में आ सकें। अन्य विद्यार्थी जो हिंदी साहित्य की किताबों के लिए परेशान रहते हैं, जो खरीद नहीं पाते, उन तक ये किताबें पहुँचें। यदि आप वीडियो को लाइक करते हैं तो यूट्यूब उस वीडियो को आगे पहुँचाता है, नहीं लाइक करते तो आप पिछले वीडियोज़ में देखेंगे बहुत से वीडियो तो 9-10 व्यूज़ पे ही रुक जाते हैं, बहुत से 40-50 व्यूज़ पर ही रुक जाते हैं। उसका कारण यह है कि आप उन वीडियोस को लाइक नहीं करते, तो यूट्यूब सोचता बकवास है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, आगे मत भेजो। क्योंकि यूट्यूब तो एक मशीन है, आप इंसान हैं। फिर भी इतना कहने पर भी कि वीडियो को लाइक करिए, इसके कोई पैसे नहीं लगते, आप लाइक नहीं करते। खैर, ये आपकी इच्छा है कि लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, नहीं करना। लेकिन हाँ, चैनल पे आए हैं, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिए। आपके सब्जेक्ट
आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत कुछ विषय सामग्री चैनल पर उपलब्ध है, नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स, सभी कुछ। तो कृपया करके एक नोट्स का वीडियो तो जस्ट इससे पहले ही मैंने अपलोड किया है। तो मिलती हूँ आपसे पुनः इसके आगे के भाग के साथ या फिर उपन्यास के प्रैक्टिस सेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।